मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 की हमने पिछली क्लास में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि गुटनिरपेक्षता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसमें एक विचारधारा के तौर पर उभर कर सामने आया था। इसकी शुरुआत नेहरू, नासिर और टीटो इन 3 नेताओं के माध्यम से हुई और गुटनिरपेक्षता जैसा कि अर्थ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके आधार पर जो शक्ति गुट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी गुट जिसके की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका थी और साम्यवादी गुट सोवियत संघ के माध्यम से संचालित था। उन दोनों से अलग स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत तृतीय विश्व के देशों, तृतीय विश्व से अर्थ है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन देशों से इसकी शुरुआत हुई क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित कर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। इसकी कमजोरियां क्या रहीं, विफलताएं या कमजोरियां। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब इस पर अविश्वास की दृष्टि से देखा जा रहा था कि या तो कोई राष्ट्र सोवियत संघ के साथ हो सकता है या अमेरिका के साथ, उसी तरह से बहुत सारे लोगों का मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत सफल नहीं रहा, बल्कि इस पर बहुत तरह के आरोप लगाए गए। पहला जो इसकी कमजोरी के रूप में कहा जाता है पॉइंट, वो है अवसरवादी नीति है और काम निकालने की नीति है। ये माना गया कि जब किसी एक गुट के साथ ये नहीं जुड़े तो इसका अर्थ है कि ये देश सिद्धांतहीन है। साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों में ये दोहरी नीति को अपनाते हैं और इनका उद्देश्य दोनों गुटों से ज़्यादा लाभ लेना है। तो ये एक तरह से इन पर आरोप लगाया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। जैसा कि डॉक्टर एम.एस. राजन ने कहा कि अवसरवादी नीति नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से किसी भी एक गुट के साथ जुड़ना संभव नहीं था। दूसरी बात जो आती है इसके संदर्भ में, इसकी आलोचना के संबंध में, वो है कि ये अव्यवहारिक नीति है, सिद्धांत तय चाहे हम इसे सही मान लें, और इसीलिए कुछ विचारक कहते हैं कि ये विफल हो गई, क्योंकि जहाँ सिद्धांत के धरातल पर इसका जो लक्ष्य था वो राष्ट्रों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था, लेकिन व्यवहारिकता के स्तर पर ये इस कार्य को नहीं कर पाए। जो पश्चिमी देश हैं उनका कहना है कि गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छुपाने के लिए एक तरह से इसे एक नकाब के तौर पर काम में लिया और इसका परिणाम ये है कि बहुत से देशों ने काफ़ी हद तक साम्यवाद का साथ दिया समय समय पर। आलोचक ये भी कहते हैं कि मिस्र के अधीन या मिस्र में नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत ने 1950 के दशक में साम्यवादी नीतियों को काफ़ी हद तक अपनाया था। अगली बात आती है बाहरी सहायता पर निर्भरता। एक विफलता गुटनिरपेक्ष देशों की ये भी कही जाती है कि ये बाहरी रक्षा सहायता और आर्थिक सहायता पर निर्भर रहे, क्योंकि तृतीय विश्व के राष्ट्र आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे और उन्हें किसी न किसी से अपने विकास के लिए सहायता लेनी थी। आलोचकों का कहना है कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति जो थी आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्यिक रूप में मानकर चलती रही, लेकिन जब किसी राष्ट्र विशेष से मदद लेनी होती थी तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता को दांव पर लगा दिया। अगली जो आलोचना इसकी की जाती है वो है ये नीति सुरक्षा का साधन नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति को जहाँ इसके सदस्य राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे, वहीं ये माना गया कि ये वास्तव में बहुत सुरक्षित नहीं है। अक्टूबर 62 में भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को काफ़ी हद तक ये महसूस कराया कि सिर्फ आदर्श के आधार पर देश नहीं चल सकता और सुरक्षा के लिए सिर्फ गुटनिरपेक्ष नीति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सैन्य शक्ति को भी रखना पड़ेगा। इसी तरह से
कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता किसी भी तरह की सुरक्षा को महत्व नहीं देती, बल्कि ये सिर्फ एक सैद्धांतिक नीति के तौर पर कार्य करती है। अगली जो कमजोरी इसकी बताई जाती है वो है संकुचित नीति। कहा जाता है कि विदेश नीति का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, उसे सिर्फ गुटनिरपेक्षता की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का दायरा सिर्फ तृतीय विश्व के देशों तक सीमित है। तो विदेश नीति को जब संचालित करना है तो महाशक्तियों के साथ भी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, उनके साथ भी संबंध बनाने पड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता से कुछ हद तक हटना भी पड़ेगा। तो ये भी इसकी एक कमजोरी बताई जाती है। अगला कहा जाता है कि ये एक दिशाहीन आंदोलन है। दिशाहीन आंदोलन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि उनका मानना था कि नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं है, सद्भावना नियामक तत्व है, इसमें कोई निर्माण नहीं होता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन खुद ब खुद बिखरने लगा है, ऐसा इनका मानना रहा। हवाना सम्मेलन जो 1979 में हुआ था, उसकी कार्यवाहियों में ये स्पष्ट हो गया था कि संपूर्ण आंदोलन जो गुटनिरपेक्षता का है वो तीन खेमों में बंट गया। एक में क्यूबा था, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया और दक्षिणी यमन जैसे सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्र थे। तो दूसरी तरफ सोमालिया, सिंगापुर, जायरे, फिलीपींस, मोरक्को और मिस्र जैसे अमेरिकी समर्थित देश। तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश थे। तो बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ, इससे इसकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई दिशा नहीं दिखाई देती और ये महाशक्तियों के खिलवाड़ का मात्र एक साधन बन गया था। अगला आता है, इस नीति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब तक शीत युद्ध चलता रहा, दुनिया दो शक्ति खेमों में बटी रही, और उसके बाद में जब ये शीत युद्ध चल रहा था, उस समय भी शिविरों ने भारत, मिस्र या यूगोस्लाविया के कहने से अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत के विरोध के बाद भी अमेरिकी सेनाओं ने कोरिया में 38वीं अक्षांश रेखा को पार कर लिया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। लेबनान में अमेरिकी फ़ौज और हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत फ़ौजों ने हस्तक्षेप किया। 1962 में क्यूबा के सवाल पर अमेरिका और सोवियत संघ में आपसी संघर्ष होते एक तरह से बच गया था, लेकिन इसमें गुटनिरपेक्ष देशों का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं था। इसी तरह से अगर हम पश्चिमी एशिया में देखें तो 4 बड़े अरब इजराइल युद्ध हो गए, और इसमें भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही। एशिया और अफ्रीका के देशों की उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए गुटनिरपेक्ष देशों ने पर्याप्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सिर्फ हम ये कह दें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण ही ऐसा हुआ है, ऐसा कहना गलत है, ऐसा आलोचक मानते हैं। अल्जीरिया, अंगोला, मोजाम्बिक जैसे देशों ने स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं खूनी युद्ध के द्वारा प्राप्त की। तो ये भी एक कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसने परिवर्तन नहीं किया, जैसा कि कहा जाता रहा है। एक और बात जो कही जाती है यह है, यह नीति अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक मूल्य रहित पैंतरा है। आलोचक इस बात को भी काफ़ी जोर शोर से उठाते हैं। इसमें सब तरह के देश हैं, सब तरह की शासन व्यवस्था वाले देश हैं। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश हैं, तो मोरक्को, इथोपिया जैसे राजशाही वाले देश भी हैं, वियतनाम, क्यूबा और लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश भी हैं, तो फौजी तानाशाही वाले इंडोनेशिया है, बर्मा है, पाकिस्तान में बार बार आता रहता है, घाना है, उगांडा है, ये देश भी। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लगभग 120 में से 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता वास्तव में कोई नीति नहीं है, कोई मूल्य
आधारित व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक मात्र पैंतरा है और बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, सबकी अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत अलग है और विभिन्न गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य भी समय समय पर संघर्ष होता रहा है। तो इस तरह से इसके आलोचनाएं या विफलताएं बताने वाले विचारक और विश्व के देशों की कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि इसकी प्रासंगिकता कम नहीं होती है। प्रासंगिकता को हम जहाँ तक देखें तो जहाँ एक तरफ कहा गया कि नेम यानी नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके नाम में अब कुछ भी नहीं बचा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं जिस पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन बात कर सके, या आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े 120 देश, जिनमें से कई असफल राष्ट्र हैं, बिना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आर्थिक मदद के अपना किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत सारे संगठन बने हैं, क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क है, विम्स्टेक है, जिनके माध्यम से भी क्षेत्रीय समूह और सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे ही आसियान है, तो इसके माध्यम से काफ़ी हद तक विकास किया जा रहा है। तो ऐसे में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं चल रही हैं वो महाशक्तियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दूसरा है आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव बनाना, क्योंकि विश्व के देश शक्ति संपन्न हैं और यदि किसी राष्ट्र के माध्यम से फिर से आणविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ये पूरे विश्व के लिए खतरा होगा। तीसरी बात जो इसकी प्रासंगिकता में कही जाती है वो है दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, यानी दक्षिण के वो राष्ट्र जो एशिया, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्वतंत्र हुए, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, काफ़ी इनमें प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उन देशों में आपस में सहयोग हो एक दूसरे का, जिससे कि वो विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। अगली जो प्रासंगिकता है वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना, या हम कहें कि अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करना। तो अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए या उसकी प्रासंगिकता को ख़त्म कर दिया जाए तो पूरा विश्व अमेरिकी प्रभुत्व में एक तरह से स्थापित हो जाएगा। तो एक तरह से उसे भी ख़त्म करने में इसकी प्रासंगिकता नज़र आती है। अगला आता है विकसित और विकासशील देश। विकसित जितने भी देश हैं विश्व में वो सब उत्तर में स्थित हैं, और जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित राष्ट्र हैं वो दक्षिण में स्थित है। तो विकसित और विकासशील देश, जिसे हम उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं, इनके बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना ताकि इनमें सामंजस्य बना रहे और दक्षिण के देशों को सहयोग मिलता रहे। अगला आता है अच्छी वित्तीय स्थिति वाले जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, जैसे ओपेक के राष्ट्र हैं, जो तेल उत्पादक राष्ट्र हैं, वो जो कमज़ोर देश हैं उनकी सहायता करें विकास के लिए। बैंकों में अपना धन जमा करने की जगह पश्चिमी देशों के, विकासशील देशों के विकास के उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल करें, ये भी इनकी मांग है और उसमें इनकी प्रासंगिकता भी बनी हुई है। अगला बिंदु आता है नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए। पहले औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीति थी, अब आर्थिक उपनिवेशवाद है, उसका विरोध किया जाए ताकि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विदोहन ना किया जा सके और सिर्फ कच्चे माल की मंडी की तरह से जो तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं इनका उपयोग नहीं किया जाए। अगली बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए। पुनर्गठन में जहाँ सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाने की बात आती है, वहीं पर वीटो शक्ति भी एशिया के देशों में से किसी को देने की बात बार बार उठाई जाती रही है ताकि एशिया को भी महत्व इसमें मिल सके। इसके साथ साथ महासभा को भी और अधिकार दिए जा सकें, ये भी मांग इनके माध्यम से उठाई जाती रही है। तो इस तरह से इसका महत्व बना हुआ है, इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए या इसकी प्रासंगिकता ख़त्म हो गई है, ऐसा हम नहीं कह सकते, बल्कि बहुत से विचारकों का तो ये मानना है कि बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और ज़्यादा
बढ़ गई है, तभी इसकी सदस्य संख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। लेकिन वहीं पर धीरे धीरे इसकी क्षमता कम हो रही है, ऐसे मानने वाले लोगों का विचारकों की भी कमी नहीं है, और वो लोग बार बार इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक शांतिपूर्ण समतावादी विश्व व्यवस्था स्थापित करके विकासशील देशों का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयास में निरंतर कार्य करता रहा, और यही इसकी प्रासंगिकता है।